हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 2 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 2 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से कवर कराई जा रही मेरे ही द्वारा, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एनसीआरबी के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई, जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर रखा था, इसमें ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र है, ये सुसाइड करने के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 राज्य रहा है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफल परीक्षण कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन साउथ कोरिया में किया गया है और भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। भारत इजराइल ने टास्क फोर्स बनाने पर समझौता किया है रक्षा सहयोग के लिए। वर्ल्ड सिटीज डेज 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ब्लैक सॉन पुरस्कार से रेणु गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अब जो माचिस का रेट है, ये 1 रुपए से बढ़कर के 2 रुपए हो गया है। और हाल ही में गुजरात में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना की शुरुआत प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। देखिए, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अब ये असंगठित क्या होता है? तो आप लोगों ने 2 टर्म पढ़े होंगे, एक होता है संगठित, दूसरा असंगठित। तो आप कह सकते हैं कि वे सेक्टर जो कि सरकार के साथ रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत नहीं हैं, यानी कि जिसके रोजगार की शर्तें तय नहीं है, इन्हें ही असंगठित क्षेत्र माना जाता है और इस सेक्टर में किसी भी सरकारी नियम का पालन नहीं किया जाता। इसी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, इन्हें ये मतलब कि ये लाभार्थी हो सकेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसके तहत इसमें रजिस्टर्ड श्रमिक और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। साथ ही इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु यदि कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसे आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री ये है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी यहीं स्थित है। सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया है। मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। आगरा में ताजमहल है, ये तो आप जानते ही हैं। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत महोबा से की गई है। इसके अलावा बलिया में उज्ज्वला की शुरुआत की गई थी, उज्ज्वला योजना की, लेकिन 2.0 की शुरुआत महोबा से की गई है। पीलीभीत के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है और आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है वाराणसी, जहाँ हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दौरे पर थे और यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। वाराणसी का जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये अभी काफी ज्यादा चर्चे में रहा था। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, कल मैंने आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। तो एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है ईरान। कूपर महाशिर को कैटली नाम से सिक्किम के द्वारा राज्य की मछली घोषित किया गया है। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। किस देश के बीच 2+2 यानी कि भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? अब ये जो 2+2 वार्ता है, वैसे भारत की 4 कंट्रीज के साथ होती है, 4 नहीं आप कह सकते हैं, जो क्वाड में शामिल है उनके साथ होती है। अब अभी रिसेंटली किसके साथ हुई है, ये आप लोगों को बताना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसने अभी हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और एप्पल को पीछे छोड़ते हुए ये बनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी और इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो ये है वॉशिंगटन में। सत्या नडेला इसके चेयरमैन और सीईओ हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं।
अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए एप्पल के द्वारा दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर यानी कि तैरता हुआ इसका जो ऑफिस है ये स्थापित किया गया था सिंगापुर में। फ्लोटिंग रिटेल स्टोर। अमेज़न जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, इसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस की ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। सैमसंग की यदि हम बात करें साउथ कोरिया की ये कंपनी है। सैमसंग के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इसका कारखाना जो है ये इंडिया में ही नोएडा सेक्टर 81 में स्थापित किया गया है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है जितेंद्र सिंह ने किस शहर में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मसूरी में जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए जो लोग आईएएस बनते हैं इनकी ट्रेनिंग मसूरी में जो लबासना है, लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, यहाँ इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। बल्कि जो आईपीएस बनते हैं उन्हें हैदराबाद में स्थित जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी है यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो मसूरी में अभी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इन्हें एक ट्रिब्यूटरी देने के लिए लीडरशिप सेंटर जो कि उद्घाटन किया गया है मसूरी उत्तराखंड में। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए नागपुर जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ भारत के पहले एलपीजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। वाराणसी मैंने बता ही दिया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। और महाराष्ट्र के पुणे में ही इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर था? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में अभी हाल ही में जो केरल है ये रहा था टॉप पर। मतलब कि बड़े शहरों बड़े राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें केरल टॉप पर था। पीएससी पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसका 6वां एडिशन रिलीज किया गया जिसमें कि 18 बड़े राज्यों में से केरल टॉप पर है। इसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना का स्थान आता है। हालांकि इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स क्या है, तो राज्य सरकार की मतलब कि शासन की क्वालिटी क्या है, विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने किस तरीके से अपना काम किया है, इसे प्रकाशित करने के लिए ये इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसमें कि बड़े राज्यों में केरल ने टॉप कर लिया है। केरल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, ये है तिरुअनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। कोझीकोड में भारत का पहला आईडब्ल्यूटीसी यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है। केरल के अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय ये स्थापित किया गया है। केरल का जो कोच्चि है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट भी बना था, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी मैंने कहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल टॉप पर है, फिर तमिलनाडु और तेलंगाना का स्थान आता है। छोटे राज्यों की यदि हम बात करें तो सिक्किम, मेघालय, फिर मिजोरम। और यूटीज की यदि हम बात करें तो पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ का स्थान आता है। यहाँ से आप अदर इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो कर्नाटक है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर था। तमिलनाडु ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर था। और जो केरल है, केरल ये हेल्थ इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कृषि मंत्री ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये जो सेब महोत्सव या एप्पल फेस्टिवल, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। मतलब कि जो सेब उत्पादक किसान हैं इन्हें एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए इस तरह का ये फेस्टिवल है। और 2 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ जो जम्मू कश्मीर है, ये सेब के मामले में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर ही करता है, लगभग 87%। और 87% उत्पादन तो करता ही है, साथ ही जम्मू कश्मीर की जो 30% आबादी है ये इस काम से जुड़ी हुई है। तो इसी के लिए ये एक तरह का फेस्टिवल है, महोत्सव एक तरह का, इसे सेलिब्रेट करने के लिए और सेब उत्पादकों को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। देखिए उपराज्यपाल मैंने बता ही दिया है, मनोज सिन्हा हैं। आसपास के कुछ क्षेत्र जो कि चर्चे में थे, देखिए जैसे कि श्रीनगर। श्रीनगर ये बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे।
और इसी झेलम नदी पर अभी हाल ही में एक लग्ज़री बोट पहली लग्ज़री बोट सर्विस की भी शुरुआत की गई थी। गुलमर्ग ये भी आप लोगों ने सुन रखा है, जहाँ भारत का पहला इग्लू कैफ़े स्थापित किया गया। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये भी स्थापित किया गया है। और कुछ इसी तरह आप लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा, जिसके तहत एक जिले के एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इसी तरह के फेस्टिवल आयोजित कर रही थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो लखनऊ में आयोजित किया गया था गुड़ फेस्टिवल, झांसी में आयोजित किया गया था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये दो हो गए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर का एप्पल फेस्टिवल हमने डिस्कस कर लिया। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ भी हाल ही में राष्ट्रीय आदिवासी जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं टेड्रोस अदानोम केबेरियस, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। यही है टेड्रोस अदानोम, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये रहे थे डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल। अब इन्हीं का जो कार्यकाल है फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर इसका स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखिए इसी डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हाल ही में जो चाइना है, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? इसे आप कोप 26 भी कह सकते हैं। कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, इसका आयोजन अभी हाल ही में स्कॉटलैंड में किया गया। और एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया है, जो कि अभी 31 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 15 नवंबर तक चलने वाला है। मतलब ये करंट में यदि देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की समस्या जो कि दुनिया के सामने चुनौती का विषय बना हुआ है, इससे निपटने के लिए सरकारों के द्वारा विभिन्न देशों की सरकारें क्या प्रयास कर सकती है, इसके लिए एक तरह का रोड मैप तैयार किया जाना है। अभी ये जो सम्मेलन है इसके लिए 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने रजिस्टर्ड कराया है और इसकी जो अध्यक्षता है ये करेंगे आलोक शर्मा, मतलब कि ब्रिटिश अधिकारी है आलोक शर्मा, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए हाल ही में G20 समिट ये आयोजित किया गया है इटली की अध्यक्षता में। अब भारत कब होस्ट करेगा? तो भारत 2023 में इसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट ईयर 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करने वाला है। जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल के टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं। अच्छा हाँ, स्कॉटलैंड की लोकेशन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। यूरोप का मैप आप देख सकते हैं। यूरोप के मैप में ये जो आप देख रहे हैं ना यूके वाला हिस्सा, इसके ऊपरी हिस्से में स्थित है स्कॉटलैंड और इसी का एक शहर है ग्लासगो, जहाँ इस कोप 26 का आयोजन किया गया। देखिए स्कॉटलैंड के द्वारा ही दुनिया की पहली डबल डेकर हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है? तो ऐसी मंजूरी अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। हालांकि इसी तरह का प्रस्ताव अभी हाल ही के दिनों में 8 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार के द्वारा भी पेश किया गया। हालांकि अभी जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, यहाँ यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग मंत्री हैं वेणुगोपाल कृष्ण, ये ओबीसी ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, इसकी जाति जनगणना के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है और अब तेलंगाना में भी ये लाने जाने वाला है। और जो आंध्र प्रदेश है इसने कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए एक तरह का आप कह सकते हैं कि अलग डिपार्टमेंट गठित करने की मंजूरी दे दी है, जो कि स्पेशली ये जो विभाग है ये उच्च जाति के गरीबों के लिए कुछ स्पेशल योजना या कल्याणकारी योजना ये लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी, तो 3 राजधानी मैंने आप लोगों को बताया था, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुन्नूर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। इसके अलावा हाल ही में यहाँ 2021 से 24 के लिए आईटी नीति की घोषणा की गई है। जानवरों के लिए पहला सरकारी पशु एम्बुलेंस ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया। हाल ही के दिनों में यहाँ जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस हाल ही में पहली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन बनी है? तो ये बन गई है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए ये जो एक्सप्रेस है
इस तरह की उपलब्धि इसने हासिल की है। ये जो आईएमएस सर्टिफिकेट है, ये पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के अनुकूल जो रिसोर्सेस हैं, इनके रख-रखाव और बेहतरीन उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है। इस तरह ये जो आईएमएस प्रमाणित ट्रेन है, ये बनी है चेन्नई, मैसूर, चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट रिलीज की है? तो ये भी हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जैसे कि इसका जो नया एडिशन है, 146 देशों के बीच में धन सृजन कैसे होता है, मतलब कि धन बनता है कहने का मतलब है कि इनकम के रिसोर्सेज कैसे हैं और यहाँ की जनता को ये धन कैसे बांटा जाता है, यानी कि किस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इस पर बेस्ड ये रिपोर्ट है। और विश्व बैंक में धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी जैसी सभी चीज़ें इसमें कवर की गई है। इसमें देखिए मानव पूंजी को क्या कहा गया है? मानव पूंजी आप लोग समझते होंगे, जैसे कि डॉक्टर है कोई व्यक्ति, तो वो उसकी मानव पूंजी ही है, उसकी स्वयं की पूंजी है, जो कि अपनी लाइफ टाइम या जब तक भी वो सर्विस दे सकता है दूसरों का इलाज करने में या अपना खुद का हॉस्पिटल खोल करके, ये सब मानव पूंजी होती है। जैसे कि शिक्षक भी एक मानव पूंजी ही है। तो एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई के रूप में परिभाषित किया जाता है इस मानव पूंजी को। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी कही गई है कि यही जो मानव पूंजी है दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा सोर्स है। 2018 में कुल वैश्विक संपत्ति का 64% ये था मानव पूंजी ही। और कुछ इसमें चिंता भी बताई गई है। चिंता ये बताई गई है कि वायु प्रदूषण इस महत्वपूर्ण धन उत्पादक को प्रभावित कर रहा है। मतलब कि जो मानव पूंजी है, इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कर रहा है, ये है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। और दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में यदि हम देखें, तो ये जो धन है, ये 1995 से बढ़ा ही है, लेकिन वो जो अफ्रीका वाला एरिया है ना, अफ्रीका वाले एरिया की तुलना में इसकी प्रति व्यक्ति संपत्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण दुनिया भर में सबसे कम है। यानी कि जनसंख्या सबसे बड़ा रीज़न है, आप कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में, कि ये जो पूंजी है ये प्रभावित हो रही है। और दुनिया की आबादी ये तो बढ़ ही रही है, चाइना नंबर 1 पर है और अभी तो भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की थी, सॉरी, डब्ल्यूएचओ नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसमें ये कहा गया था कि 2027 तक भारत आबादी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट की, वेल्थ रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ की है वर्ल्ड बैंक ने। इसकी स्थापना 1944 में हुई, संचालन 1945 से शुरू हुआ। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अच्छा, रिपोर्ट रिलीज किए जाने से भी रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक के ही द्वारा यदि हम बात करें, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये रिलीज की जाती है। फिलहाल अभी इसने इस पर रोक लगा दी है। आईएमएफ के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था राजस्थान। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।